इंदिरा गांधी कमांड एरिया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, सबसे बड़ी नहर कौन सी है। कैनाल मीन्स नहर, नहर और नदी में अंतर होता है। नहर जो है आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती है, और कैनाल रिवर जो होती है, नदी जो होती है, वो नेचुरल होती है। तो देश की सबसे बड़ी कैनाल है ये इंदिरा गांधी कैनाल। इसको राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट कैनाल है। और इसका कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले कुंवर सेन ने दिया था 1948 में, यानी आज़ादी से अगले ही वर्ष इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। एक बाद में 31 मार्च 1958 को, यानी इसका कंसेप्ट दिया था कुंवर सेन ने 1948 में कि हमें ऐसी नहर बनाई जानी चाहिए राजस्थान के जो मरुस्थली है, डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, उसमें पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये बाद में लॉन्च की गई नहर 31 मार्च 1958 में, यानी उस समय ये बनी। और ये नहर चलती है, स्टार्ट होती है हरीके बैराज से। अभी मैं आपको ऊपर मैप पे भी दिखाऊंगा इसको। तो पंजाब से, जहां पर सतलुज और ब्यास, हरीके बैराज है बठिंडा के पास, हरीके बैराज में और डैम में अंतर होता है। डैम बहुत बड़ा होता है जो पहाड़ी एरिया में नॉर्मली बनाए जाते हैं, और जो बैराज होता है ये एक प्रकार का रॉक डैम होता है, यानी पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और ये नहर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर अंदर है, थार डेजर्ट में। और इसकी जो टोटल लंबाई है पूरे सिस्टम की वो 9060 किलोमीटर है। पूरी इसकी जो कैनाल्स हैं आगे, यानी मेन नहर, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज, यानी सारा का सारा एरिया मिला लेंगे तो ये 19 लाख हेक्टेयर को इरिगेट करता है। वो ज़मीन जो पहले डेजर्ट हुआ करती थी, अब इस नहर के पानी के कारण से वो कल्चरेबल यानी कृषि योग्य भूमि के रूप में कन्वर्ट हो गई है। और इसी कमांड एरिया का जो मोस्टली इस नहर एरिया का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 70% जो इरिगेशन होती है वो फ्लो सिस्टम से है, यानी नेचुरल फ्लो। इस नहर से पश्चिम की ओर जो पानी है वो नेचुरली बहता है, क्योंकि वहां पर भूमि का ढलान वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। जैसे इंडस रिवर या सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सब वेस्ट की ओर बहती हैं, तो उधर इसका स्लोप है। बाकी का जो एरिया बच गया, ये कितना बच गया, 30% बच गया। तो 30% एरिया में लिफ्ट इरिगेशन, यानी इस साइड में जितना भी पानी आएगा नहर से यहाँ, अब देखो नहर ऐसे बह रही है, मान लो नहर ऐसे बह रही है, तो जिस साइड में पानी बह रहा है आप उस साइड में कमर करके खड़े हो जाइए, तो आपका चेहरा इधर हो जाएगा, तो यहाँ ये आपका राइट बैंक हो जाएगा। ठीक है, और ये नहर का लेफ्ट बैंक हो जाएगा। तो लेफ्ट बैंक की जितनी भी नहरें हैं इरिगेशन सिस्टम में, वो लिफ्ट इरिगेशन है, यानी यहाँ पर पंप के द्वारा नहर में से पानी दूसरी नहर में डालना पड़ेगा, तब जाकर वो खेतों तक पहुँचेगा। तो इस प्रकार से ये नहर बनाएगी, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज में किया गया था। पहली 2 स्टेज इसमें रखी गई। एक स्टेज के अंदर पहले जो नहर है वो बनाई गई गंगानगर में, जो बिल्कुल राजस्थान को पंजाब को टच करने वाला एरिया है। फिर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और फिर बीकानेर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर 5 लाख हेक्टेयर का एरिया जो है इसके अंतर्गत लाया गया। सेकंड जो स्टेज आई, तो सेकंड स्टेज के अंदर इस नहर का जो पानी है उसके लिए जो कैनाल बनाएगी वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, इन डिस्ट्रिक्टों में 14 लाख हेक्टेयर जमीन पर नहरों का जाल बिछाया गया, यानी टोटल लगभग वही 19,63,000 हेक्टेयर भूमि पर पानी ये करती है। तो आप इसका वर्णन स्टेज के आधार पर कर दोगे। अब आपसे कोई ये पूछे कि इस नहर से कितना टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, तो सारे डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा कर लीजिए। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इसके साथ साथ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इसके साथ साथ नागौर और चूरू, तो इन डिस्ट्रिक्ट में ये इरिगेशन करती हैं। इस एरिया में जो क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो ये एरिया डेजर्ट का एरिया है, और यहाँ पर जो है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स मिलते हैं, यानी सैंड ड्यून्स हैं वो ऐसे आगे की ओर मूव करते रहते हैं हवा के साथ। हवा यहाँ से हवा मिट्टी को इरोजन करती है और यहाँ पर डिपॉजिट करती चली जाती है, तो ऐसे सैंड ड्यून्स जो है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो
और यहाँ पर टेम्परेचर जो है नॉर्मली 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है समर सीजन में, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही हॉट क्लाइमेट रही है। तो इन सब के लिए ये ज़मीन है उसको यूज करने के लिए यहाँ पर ये कैनाल बनाई गई, और इसमें नहर का जब पानी यहाँ पर पहुँचने लगा तो उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार और पुनः पढ़ लेंगे कि जो रिवर है उसकी ऑल द लिफ्ट कैनाल ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट ऑन द लेफ्ट बैंक। आ गया ना कि जैसे मान लो नहर ऐसे बह रही है तो ये राइट बैंक हो जाएगा, ये लेफ्ट बैंक है। तो आप ध्यान रखेंगे पानी जिस दिशा में बह रहा है, मान लो पानी ऐसे बह रहा है ऐसे, तो पानी ऐसे बह रहा है तो ये जो आपका हैंड है ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो कैनाल का ये राइट बैंक है और ये लेफ्ट बैंक है। तो लेफ्ट बैंक की सारी कैनाल जो है वो लिफ्ट इरिगेशन से हैं और राइट बैंक की सारी कैनाल नेचुरल हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस कैनाल के कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर जो ड्राई क्लाइमेट थी, ड्राई लैंड थी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एग्रीकल्चर लैंड में, और वहाँ का इन्वायरमेंटल जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब सॉइल में मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर पॉस्चर डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट वहाँ पर बढ़ जाते हैं, जो विंड एरोजन होता था वो बंद हो जाता है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होती है। तो उस एरिया में अब इरिगेशन के कारण से जो है वहाँ पर खेती ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर होता है, वो होता है जब बहुत ज़्यादा विंड इरोजन होता है, तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो अपने साथ सैंड ड्यून से रेत उठा लाती हैं और वो नहर के अंदर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको सिल्टाइजेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ एक साइड इफ़ेक्ट और होता है कि जो नहर 12 मासी बहती रहती है, 24 घंटे उसमें पानी चलता रहता है, तो उसके कारण से जो नहर के पास का एरिया है उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हालांकि जब ये नहर बनाएगी तो वहाँ पर एक एग्रीकल्चर डेवलप हुई, साथ ही साथ वहाँ पर सॉइल के अंदर मॉइस्चर बढ़ी, इसके साथ साथ वहाँ पर जो कल्टीवेशन के अंतर्गत ज़मीन थी वो बढ़ गई, वहाँ पर क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी जब जो खेतों में केवल एक ही फसल होती थी अब वहाँ पर 3-3 फसलें या 2-2 फसलें होने लगी। वहाँ पर जो लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स करते थे जैसे ग्राम यानी चना बोते थे, बाजरा बोते थे, ज्वार बोते थे, अब वहाँ पर गेहूं की और कॉटन की या ग्राउंड नट मूंगफली की और राइस की खेती होने लगी। तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न भी इसके कारण से चेंज हो गया। तो ये आप बताएंगे, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। तो वो एक नंबर एक आप ये बताएंगे कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग बढ़ी। जो नहर ऐसे परमानेंट बहती रहती ना, तो नहर के आसपास का, मान लो ये नहर के पास का जो एरिया है, तो दोनों तरफ लगातार पानी रिसाव करता रहता है और वो ज़मीन जो है पानी को सोखना बंद कर देती, जिसके कारण से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं सेम समस्या। तो वहाँ पर जल भराव की समस्या परमानेंट बनी रहती है। तो इसके अलावा वहाँ पर एक साइड इफेक्ट और होता है कि जो सॉइल सैलिनिटी है, मृदा में नमक है, लवणता है, वो बढ़ जाती है। क्यों? बार बार अब नहर का पानी आता है तो ज़मीन के अंदर वाले हिस्सों से जो लवणता है वो बाहर की लेयर में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं। एक तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग पालर पानी के रूप में बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे टैंक में, कुंड में, टांका में, जिसको टांका बोलते हैं, अंडरग्राउंड जो वहाँ पर एक चैम्बर होता है तो जिसको टांका बोला जाता है, और उसमें बरसात का पानी वो हार्वेस्ट कर लिया करते, तो जिसको पालर पानी बोलते हैं। अब उनकी वो आदतें छूट गई, क्योंकि अब कंटिन्यू 24 घंटे 12 मास जो है पानी नहर से मिलता रहता है। तो ये 3 साइड इफेक्ट आप इसके बता दोगे। नंबर 1 वाटर लॉगिंग, नंबर 2 सैलिनिटी यानी लवणता, और नंबर 3 जो हैबिट है उनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ना। अब एक बार इसका मैप देख लेते हैं जो इंदिरा गांधी कैनाल है। तो ये आप इसका ओरिजिनल व्यू देख रहे हैं। ये तो नहर का बिल्कुल पास का व्यू हो गया कि इतनी बड़ी नहर है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नहर है जिसके ऊपर ये एक पंपिंग सेट बनाया है, जिससे पानी को जो है दूसरी नहर में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। और ये आप देख रहे हैं इसका जो व्यू है वो।
कि नहर कहाँ पर और कैसे बहती है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये है सतलुज रिवर, ठीक है, जो इसके ऊपर ही हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भाखड़ा डैम भी है। और दूसरी नदी आती है जो है ब्यास रिवर, ठीक है। तो ब्यास और जो सतलुज है ये यहाँ पर मिल जाती हैं हरी के नामक स्थान पर। तो ये भटिंडा के पास में यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, यानी हल्का सा बैराज बनाया गया है, और पानी आगे सतलुज के रूप में बहकर चला जाता है पाकिस्तान में। ये वाला एरिया जो है ना पाकिस्तान का है, यानी यहाँ से आगे आप ये मान के चलिए कि ये पाकिस्तान है। अब यहाँ से केवल इनकी जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो है पाकिस्तान बॉर्डर से, वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो 40 किलोमीटर दूर ये बहती है बॉर्डर से। तो यहाँ पर ये नहर बहती है पंजाब में, थोड़ा सा हिस्सा इसमें सिरसा डिस्ट्रिक्ट का भी आता है, हरियाणा का। तो पंजाब में इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर, ठीक है, राजस्थान फीडर के नाम से इसको बोला जाता है। ये नहर पंजाब में सिंचाई नहीं करती है, ना ही हरियाणा में करती है, ये केवल राजस्थान में इसकी इरिगेशन होती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा ये गंगानगर, फिर आएगा यहाँ पर ये बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत एरिया चूरू डिस्ट्रिक्ट का है, साथ ही साथ यहाँ पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर बाड़मेर तक इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर इधर जोधपुर है, तो वहाँ पर भी है। तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ साथ बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, तो इन सब एरिया में इसका पानी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इससे इस कैनाल से जितनी भी नहरें इधर हैं, ये वाला जो सारा एरिया है, तो यहाँ पर नेचुरली पानी चला जाता है। इस सब एरिया में स्लोप है, लेकिन इस साइड जितना भी पानी आपने लाना पड़ेगा तो वो सारा का सारा लिफ्ट इरिगेशन से आएगा, यहाँ पर लिफ्ट से आएगा, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन ही यहाँ पर होती है। और ये हो गया इसका लेफ्ट बैंक और ये हो गया इसका राइट बैंक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये डायग्राम भी आप पेपर में रफली बना सकते हैं, और इसको आप बनाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन ये मोस्टली आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। देन आता है कि मेजरमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। हालांकि देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज दिए गए, एक बार पुनः बता देता हूँ, ऑलरेडी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नंबर 1 क्या हुआ था कि इरिगेशन इंक्रीज हुई थी, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ था कि क्रॉपिंग पैटर्न वो चेंज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर थोड़ी प्लांटेशन जो है वो ग्रो हुई, प्लांटेशन या प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो कवर हुई। इसके साथ साथ वहाँ पर सिट्रस फलों की खेती होने लगी। तो आप एक एक शब्द ढूंढ के यहाँ से बना सकते हैं इसके ऊपर। वहाँ पर वृक्षारोपण बढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट में प्लांटेशन इंक्रीज वहाँ पर की गई। वहाँ पर पॉस्चर यानी पशु चारण का एरिया वो इंक्रीज हुआ। इसके अलावा इस एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था लोगों का वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा पहले से खेती होने लगी। पहले वो केवल बरानी एग्रीकल्चर करते थे यानी ड्राई एग्रीकल्चर करते थे, अब वो वेट एग्रीकल्चर भी करने लगे। इसके साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर तो डेवलप हुई, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी विकसित हुई, यानी पशुपालन भी बढ़ा, ठीक है। तो ये सब आप इसके अंतर्गत बताएंगे। कुछ पॉइंट ऊपर हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, जैसे जो आप बताएंगे कि वहाँ पर एक तो हुई थी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम और दूसरी हुई थी सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम। तो ये आप दोनों के दोनों पॉइंट्स बता देंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि उनकी हैबिट जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम था उसको कवर करने की आदत उनकी छूट गई।